द पोस्टमैन एक खूबसूरत इटालियन फिल्म है। ये कहानी मारियो रूपोलो नाम के एक मासूम इटालियन की है। कहानी दिखलाती है कि कैसे मारियो एक कम्युनिस्ट पोएट से प्रभावित होकर अपने लिए प्यार ढूंढता है। फिल्म दिखलाती है कि कैसे उस पोएट के संपर्क में आने से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इटली के एक छोटे से आइलैंड में मारियो रूपोलो नाम का एक शख्स अपने पिता के साथ रहता है। उसका पिता एक मछुआरा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मछुआरे हैं, लेकिन मारियो अपने पिता की तरह मछुआरा नहीं बनना चाहता है। वो अपने दोस्तों की तरह अमेरिका जाकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। यहाँ इटली के छोटे से आइलैंड में उन्हें पानी जैसी मूलभूत चीज़ों के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। मारियो और उसके जैसे ढेरों लोग इस गुमनाम आइलैंड में अपनी आम सी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्हें सिनेमा के जरिए पता चलता है कि पाब्लो नेरूडा नाम का एक फेमस चिलियन कवि उनके छोटे से टाउन में रहने आ रहा है। उसके कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से चिली की सरकार ने उसे देश निकाल की सजा दी है। चूँकि इटली में अभी भी एक कम्युनिस्ट सरकार है, इसलिए पाब्लो नेरूडा के लिए इटली के एक सुनसान और सुरक्षित आइलैंड में एक शरणार्थी के रूप में रहने का प्रबंध कर दिया जाता है। पाब्लो नेरूडा के इस आइलैंड में आने की वजह से यहाँ एक पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो केवल पाब्लो की ही चिट्ठियाँ डिलीवर करेगा, क्योंकि पाब्लो को ढेरों लोग चिट्ठी लिखते हैं। मारियो रूपोलो जब पोस्टमैन की वैकेंसी का इश्तिहार देखता है, जिसमें अप्लाई करने वाले के पास एक साइकिल होनी ज़रूरी है, तो वो तुरंत पोस्टमैन के लिए आवेदन देने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा है कि अगर वो जल्दी से जल्दी कोई काम ना ढूंढ ले तो उसे भी अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम करना पड़ेगा। हालांकि मारियो कभी स्कूल नहीं गया, पर लिखना पढ़ना जानता है। ऊपर से पोस्टमैन की पोस्ट के लिए किसी और ने कोई आवेदन नहीं दिया था, इसलिए हेड पोस्टमास्टर ने मारियो को ही चिट्ठी छांटने और पाब्लो नेरूडा को चिट्ठी पहुंचाने का काम सौंप दिया। चूँकि पाब्लो एक फेमस आदमी है, पोस्टमास्टर मारियो को चिट्ठी की डिलीवरी करते वक्त उससे अच्छे से पेश आने की सलाह देता है। मारियो भी एक्साइटेड है, क्योंकि उसे एक काम मिल गया है। उसे अब अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का उदासी भरा काम नहीं करना पड़ेगा। जब मारियो पहली बार मिस्टर पाब्लो को चिट्ठियां डिलीवर करने जाता है, उससे कुछ ज़्यादा ही इज्जत से पेश आता है, क्योंकि वो पाब्लो नेरूडा से बहुत प्रभावित है। उसने ना जाने कितनी ही बातें पाब्लो के बारे में सुन रखी है। मारियो उसे पोएट ऑफ लव कहता है। पोस्ट ऑफिस में जितनी भी चिट्ठियां पाब्लो के नाम आती है, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा लिखी गई होती है। वो पाब्लो की तरह बनना चाहता है, इसलिए जब भी पाब्लो के घर चिट्ठी डिलीवर करके पोस्ट ऑफिस वापस आता है, पोस्टमास्टर के साथ केवल पाब्लो के बारे में ही बातें करता है। पोस्टमास्टर भी एक कम्युनिस्ट है और पाब्लो को एक आइडियल समझता है, इसलिए दोनों जी भर के पाब्लो के बारे में बातें करते हैं। एक दिन मारियो पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी कविताओं की किताब खरीदता है और अगली बार जब चिट्ठी डिलीवर करने जाता है, पाब्लो से कहता है कि क्या वो इस किताब को यूनिक बना देगा। उसने ये लाइन बोलने की कई बार प्रैक्टिस की थी। असल में वो पाब्लो से इस किताब में अपने नाम मिस्टर पाब्लो का ऑटोग्राफ चाहता है, जिसे वो पूरे आइलैंड में दिखाकर कि वो पाब्लो नेरूडा का नज़दीकी है सेखी बगाड़ सके। पर पाब्लो किताब में केवल अपना सिग्नेचर करता है, मारियो का नाम नहीं लिखता है। इस बात से मारियो बड़ा निराश हो जाता है। तब पोस्टमास्टर उससे कहता है कि उसने ज़रूर उसे डिस्टर्ब किया होगा, इसलिए जानबूझकर मिस्टर पाब्लो ने उसका नाम किताब पर नहीं लिखा। आखिर पाब्लो एक बिजी आदमी है। अगर वो कुछ ना कर रहा हो तब भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। उसके विचार दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। जरूर उसने उसे गलत समय में टोका होगा। चाहे जो भी हो, अब कई दिनों तक मारियो पाब्लो की कविताओं की किताब पढ़ता है, पर पाब्लो की लिखी कई पंक्तियां उसे समझ में नहीं आ रही है। एक दिन जब मारियो पाब्लो की चिट्ठियां डिलीवर करने जाता है, हिम्मत करके पाब्लो को टोकता है और उससे उसकी लिखी पंक्तियों का मतलब पूछता है। वो पाब्लो की कविता की एक पंक्ति जिसमें लिखा है कि नाई के दुकान की खुशबू अब उसे परेशान करती है। वो एक आदमी बनने की कोशिश करते करते थक चुका है। इसका मतलब क्या है? इसके अलावे वो कई और पंक्तियों के मतलब उससे पूछता है। तब पाब्लो उसे समझाता है कि ये सब मेटाफर है, यानी किसी बात को कहने का इनडायरेक्ट तरीका।
जब मारियो मेटाफर का मतलब अच्छी तरह से समझ जाता है, पाब्लो को कई मेटाफर अपनी तरफ से कहकर सुनाता है जो वो यूं ही बना सकता है, जैसे एक जगह स्थिर खड़े रहना। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि पैर में कांटी ठोक दी गई है। मिस्टर पाब्लो को भी मारियो से बातें करके अच्छा लगा, क्योंकि मारियो लगभग हर रोज मिस्टर पाब्लो को चिट्ठियां डिलीवर करने आया करता है। जल्दी ही मिस्टर पाब्लो की भी मारियो से अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर मारियो मिस्टर पाब्लो से प्रभावित होकर कविताएं लिखने की भी कोशिश कर रहा है। दुनिया को देखने का उसका नजरिया अब काफी हद तक बदल चुका है। ये एक कवि का उस पर साइड इफेक्ट है। एक दिन मारियो आइलैंड के एक बार में जाता है, जहां वो बार की मालकिन की भतीजी को देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो उसे कई मिनटों तक घूरता रहता है, फिर उसका नाम पूछता है। इससे ज्यादा उससे और कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। नाम पूछने में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद वो हड़बड़ाता हुआ पाब्लो के पास पहुंचता है और उसे बतलाता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसका नाम पैट्रिसिया रूसो है। मारियो पाब्लो से मदद मांगता है कि वो उसके लिए एक कविता लिखे जो वो पैट्रिसिया को सुनाकर इम्प्रेस कर सके, पर पाब्लो ऐसा करने से मना कर देता है। तब मारियो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर एक छोटी सी कविता लिखने में उसकी सारी हवा निकल गई तो फिर उसे नोबेल प्राइज जीतने का अपना सारा सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पाब्लो उसकी मदद नहीं करता है और मारियो को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। इसके बाद मारियो पैट्रिसिया को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपनी तरफ से कविता लिखता है। एक दिन पैट्रिसिया की आंट के बार में जाकर वो उसे वो कविता सुनाता है और कहता है कि उसकी मुस्कुराहट चेहरे पर ऐसे फैल जाती है जैसे तितली के पंख। ये एक मेटाफर है जो मारियो ने पैट्रिसिया की खूबसूरत मुस्कुराहट का बखान करते खुद गढ़ा है। तब पैट्रिसिया उसे इसका कोई जवाब नहीं देती है। शायद पैट्रिसिया को उसकी कविता पसंद ना आई हो। अब तो मारियो को किसी भी हाल में पाब्लो की मदद चाहिए, इसलिए मारियो पाब्लो के लिए शराब की एक बोतल लेकर उसके पास पहुंचता है और उसे एक गिफ्ट के रूप में देता है। असल में ये एक रिश्वत है जो वो पाब्लो से मदद लेने के बदले उसे देना चाहता है। उसकी मासूमियत और डिस्परेशन देखकर पाब्लो उसे एक डायरी देता है जिसका इस्तेमाल मारियो खुद की कविता लिखने में कर सकता है। इसके बाद पाब्लो उसके साथ पैट्रिसिया रूसो से मिलने भी जाता है, जहां वो पैट्रिसिया के सामने उसकी डायरी में मारियो के नाम के साथ अपना सिग्नेचर करता है और उसे अपना एक खास दोस्त बतलाता है। इतना काफ़ी है पैट्रिसिया रूसो को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद पैट्रिसिया और मारियो दोनों समंदर किनारे मिलते हैं और अच्छा समय गुजारते हैं। मारियो ने पैट्रिसिया के लिए एक कविता लिखी है जिसमें उसने ढेरों मेटाफर का इस्तेमाल किया है। जैसे उसने पैट्रिसिया की खूबसूरती की तारीफ करते हुए लिखा है कि उसका शरीर ठीक वैसा ही है जैसे गेहूं की नंगी बालियां जो हवा में लहराती है। उसकी छातियां ऐसी है जैसे जलती लपटें। पैट्रिसिया को उसकी कविता पसंद आई और वो उसे अपने ब्लाउज में छुपा कर रखती है ताकि ये उसके आंट के हाथ ना लगे। पर जल्दी ही ये चिट्ठी उसकी आंट के हाथ लग जाती है, पर चूंकि वो खुद पढ़ नहीं सकती है, चर्च के पादरी से उस चिट्ठी को पढ़वाती है। ना तो पादरी को मेटाफर समझ में आते हैं और ना ही आंट को। उन्हें लगता है कि मारियो ने पैट्रिसिया को नंगा देखा है और उसने उसका फायदा उठा लिया। तिलमिलाई हुई पैट्रिसिया की आंट मारियो को ढूंढते हुए सीधे पाब्लो नेरूडा के पास पहुंचती है, क्योंकि मारियो आजकल अपना ज्यादातर समय पाब्लो के पास ही गुजारता है। हालांकि वो वहीं है और डर से पाब्लो के घर के कोने में दुबका हुआ है। पैट्रिसिया की आंट धमकी देकर जाती है कि अगर दोबारा मारियो उसकी भतीजी के नज़दीक भी फटका तो वो उसे गोली मार देगी। हालांकि पाब्लो नेरूडा उस जड़ बुद्धि आंट को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि कविता में लिखे शब्द ये इशारा कतई नहीं करते हैं कि मारियो ने उसकी भतीजी को नंगा देखा है या उसके साथ कुछ गलत किया है। इस घटना के बाद मारियो के पैट्रिसिया के साथ प्यार करने के सारे सपने टूट गए। वो उदास पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है और गम में डूबा है। तभी अचानक देर रात वहाँ पैट्रिसिया आ जाती है। वो घर से भागकर यहाँ आई है। दोनों बेसब्र हैं और रात भर प्यार करते हैं। वे दोनों अगले दिन भागकर चर्च में शादी के लिए पहुंचते हैं। यहाँ कम्युनिस्ट पाब्लो, जो एक नास्तिक है और ईश्वर में यकीन नहीं करता है, पादरी के सामने ये दिखावा करता है कि उसे ईश्वर पर विश्वास है।
और तब जाकर पादरी उसे मारियो और पैट्रिसिया की शादी का गवाह बनने की इजाज़त देता है। मारियो और पैट्रिसिया की शादी वाले दिन पाब्लो नेरूडा को भी एक खुशखबरी मिलती है कि चिली की सरकार ने उसके देश निकाल की सज़ा को वापस ले लिया है। अब पाब्लो वापस अपने देश लौट सकता है। वापस लौटने से पहले पाब्लो मारियो को भावविहीन विदाई देता है। तब मारियो पाब्लो से कहता है कि वो चिली से उसे जरूर चिट्ठी लिखा करे। पाब्लो के जाने के बाद देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं। वे पाब्लो नेरूडा के बारे में केवल अखबारों में और रेडियो में ही पढ़ और सुन सकते हैं। एक दफ़े पाब्लो फिर से इटली के पेरिस शहर आया और उसने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने अपने एक्साइल के दौरान इटली में बिताए समय के बारे में कुछ बातें कही। पर पूरे इंटरव्यू में उसने किसी भी लोकल आदमी का नाम नहीं लिया और ना ही इस आइलैंड के लोगों को कोई स्पेशल रिगार्ड दिया। इस बात से आइलैंड के सभी लोग निराश हैं। पर मारियो कहता है कि ये एक इंटरव्यू था जिसमें इटली की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में उससे सवाल पूछे गए थे। वो क्यों यहाँ के लोगों का नाम लेगा। पर फाइनली एक दिन मारियो के नाम एक चिट्ठी आती है। वो बहुत खुश है कि चिली से पाब्लो ने उसे चिट्ठी भेजी है। पर यह चिट्ठी पाब्लो की सेक्रेटरी ने उसे लिखी है। इसमें पाब्लो के द्वारा छोड़े गए कुछ सामानों की लिस्ट है जिसे चिली भेजने का रिक्वेस्ट किया गया है। चिट्ठी पढ़ने के बाद मारियो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन पाब्लो उसे जरूर खत लिखेगा। पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। मारियो पाब्लो को अपना दोस्त समझता था। हालांकि मारियो खुद को ये कहकर दिलासा देता है कि पाब्लो बड़ा आदमी है, एक इंटेलेक्ट है और बिजी रहता है। उसके और मारियो के बीच कोई बराबरी नहीं है। वो तो महज एक पोस्टमैन था जो उसके लिए चिट्ठी पहुंचाया करता था। पाब्लो ने उस जैसे छोटे आदमी के साथ दोस्ती करके उसे इज्जत ही दी है। इससे ज़्यादा वो और उसके लिए क्या कर सकता है। शायद वो उसे भूल गया होगा। आखिर उसने उसे याद रखने जैसा क्या काम किया था। इसके बाद मारियो पाब्लो के सामान इकट्ठा करने के लिए एक्साइल हाउस जाता है। यहाँ कई सामान हैं, पर उसकी नज़र उस रिकॉर्डर पर टिक जाती है जिस पर पाब्लो अपने कॉमरेड साथियों के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया करता था। एक दफ़े यहाँ रहते हुए पाब्लो ने मारियो को उसके आइलैंड के बारे में कुछ अच्छा कहने के लिए कहा था, पर तब उसके पास कोई शब्द नहीं थे जो वो अपने आइलैंड के बारे में कह सके। मारियो पाब्लो के सारे बचे खुचे सामान तो वापस चिली भेज देता है, पर उस रिकॉर्डर को रख लेता है। वो इस रिकॉर्डर को तब भेजेगा जब वो इसमें उसके आइलैंड की अच्छी बातें रिकॉर्ड कर ले। मारियो इस रिकॉर्डर में अपने आइलैंड की कई अच्छी चीज़ों की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है, जिसके बारे में कहने के लिए पाब्लो ने एक दफ़े उससे कहा था, पर तब उसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। मारियो समंदर की लहरों की आवाज़, पेड़ों और झाड़ियों से गुजरती हुई हवा की सनसनाहट, आइलैंड के गिरजाघर की घंटी की आवाज़, अपने बेटे की धड़कन की आवाज़ जो अभी पैट्रिसिया के गर्भ में ही है, इन सारी अच्छी यादों को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं, यानी पाब्लो के एक्साइल खत्म होने और मारियो और पैट्रिसिया की शादी के 7 साल बाद अब पाब्लो नेरूडा फिर से उस छोटे से आइलैंड को विजिट करता है। इस बार वो अपने सारे काम खत्म करके अपने दोस्त मारियो रूपोलो से मिलने आया है। यहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि मारियो ने अपने बेटे का नाम उसके नाम से इंस्पायर होकर पाब्लितो रखा है। लेकिन यहाँ उसे एक बुरी खबर भी मिलती है जो मारियो की पत्नी पैट्रिसिया उसे सुनाती है। वो बतलाती है कि आज से 5 साल पहले जब उसका बेटा पाब्लितो उसके गर्भ में ही था, मारियो पेरिस में कम्युनिस्टों के एक सम्मेलन में भाग लेने गया था, जहां वो पाब्लो के लिए अपने द्वारा लिखी कविता पढ़कर भीड़ को समर्पित करने वाला था। पर उस सम्मेलन में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और मारियो के सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि इस चोट की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो गई। मारियो ने इस आइलैंड के बारे में जो कुछ उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था वो उसे चिली में पाब्लो के पास नहीं भेज सका। जब पाब्लो मारियो की मौत की खबर सुनता है, बहुत दुखी हो जाता है और अपने दोस्त मारियो को याद करते हुए आइलैंड के उसी किनारे पर टहलता है जहां वो कभी मारियो को कविताओं के गुण बतलाया करता था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।